Hello everyone, welcome to my channel. This channel is all about having videos related to law subjects and the legal developments. So the first video is about the Indian Partnership Act 1932. I'm going to divide the Indian Partnership Act into two videos. In first video, I'm going to deal with section 1 to section 30 and the rest of the provisions will be dealt in the second video. Indian Partnership Act 1932, it came into enforcement on 1st of October 1932, right? So before this act came into existence, इस act के जो provisions थे, they were there in the Indian Contract Act. So by way of amendment, Indian Partnership Act के provisions वहाँ से लेके इसको एक proper separate act बनाया गया. So this Partnership Act is applicable to whole of the India. So before starting off, like going from one provision to another, I want to make you understand what exactly a partnership is. So partnership is all about four things. Firstly, partnership is a relationship. It is a relation between the persons. Here I am saying persons. So it is very clear that it is to be about of two or more association of persons. मिनिमम 2 लोग चाहिए पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करने के लिए. सो पार्टनरशिप अपने में कुछ भी नहीं है, ये 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के रिलेशन को एक डील करता है. वो 2 लोगों से ज़्यादा का एसोसिएशन क्यों बना है? बिकॉज दे हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स. प्रॉफिट ऑफ व्हाट? प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस. और वो बिजनेस कौन कैरी करेगा? द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम. एनी ऑफ देम से मतलब एनी ऑफ द पार्टनर. सो बेसिकली पार्टनरशिप से हमें क्या समझ में आया कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं बाय वे ऑफ एग्रीमेंट, वो एसोसिएशन क्यों है? टू शेयर द प्रॉफिट्स. प्रॉफिट ऑफ व्हाट? प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस. वो बिजनेस कौन कैरी कर रहा है? सारे पार्टनर्स भी कैरी कर सकते हैं या कुछ पार्टनर के लिए बाकी पार्टनर कैरी कर सकते हैं, राइट? So the main thing about the partnership is a mutual agency. आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा कि प्रिंसिपल एजेंट का एक रिलेशन होता है. प्रोविजन रिलेटिंग टू द एजेंसी दे आर देयर इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. लेकिन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पार्टनरशिप में कौन सी एजेंसी है? म्यूचुअल एजेंसी है. म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है कि प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है. 4 लोग एक फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स है, लाइक ABCD. बाय वे ऑफ एग्रीमेंट सबको इक्वली पावर दी गई है बिजनेस के लिए डीलिंग करना, राइट? अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक डील में ABCD इक्वली पार्ट ले. हो सकता है कि A ने कोई डील कंफर्म करी है, उसने फाइनल करी है, तो B, C, D आर इक्वली दे, मतलब वो एक्सेप्ट करेंगे उस डील को इफ़ इट इज़ जस्ट एंड गुड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म, राइट? तो A यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है? A ने BCD के बिहाफ पे एक डील को फाइनल किया, तो A यहाँ पे एजेंट है, BCD प्रिंसिपल हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि A ने BCD के बिहाफ में एक रिप्रेजेंटेशन देके एक डील करी. प्रिंसिपल एजेंट क्या होता है? एजेंट भी तो अपने प्रिंसिपल के लिए काम करता है और एजेंट के एक्ट से प्रिंसिपल बाउंड हो जाता है अगर वो अपनी अथॉरिटी के लिमिट्स के अंदर कोई डीलिंग करता है. इन द सेम वे पार्टनर्स भी अगर इंडिविजुअली भी डील कर रहे होते हैं बिजनेस में, तो इट इज़ अ म्यूचुअल एजेंसी. एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए प्रिंसिपल भी है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट भी है. सो बेसिकली दस पार्टनरशिप में 4 चीज़ें होती हैं. इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स, दे हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स रिलेटिंग टू अ बिजनेस एंड बिजनेस टू बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम. मेन प्रिंसिपल म्यूचुअल एजेंसी का है. म्यूचुअल एजेंसी का अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो आपको पता चल जाएगा कि पार्टनरशिप होती क्या है. तो बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप भी यही होते हैं. एसोसिएशन होगी 2 लोगों की. अब जब मैंने 2 या 2 से ज़्यादा लोग बोले, तो क्या उसमें आर्टिफिशियल पर्सन्स भी आते हैं या सिर्फ उसमें नेचुरल पर्सन्स भी आते हैं? तो पहले तो आप ये समझ लो, जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो पार्टनरशिप फर्म एक लीगल एंटिटी नहीं होती है. जैसे हमारी कंपनीज होती हैं, कंपनीज को लीगल एंटिटी माना गया है बाय वर्च्यू ऑफ लॉ. लेकिन पार्टनरशिप फर्म को लीगल एंटिटी क्यों नहीं माना जाता?
क्योंकि पार्टनरशिप फर्म अपने में कुछ नहीं है, वो पार्टनर्स से मिल के बनी हुई है। ठीक है, पार्टनरशिप की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी जो पार्टनर्स होते हैं, जो उस फर्म को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं, वो उनकी होती है। पार्टनरशिप अपने में कुछ भी नहीं है। विद सेक्शन 2 इज ऑल अबाउट डेफिनेशंस। यहाँ पे हमें डेफिनेशन दी गई है। यहाँ पे 5 डेफिनेशन है ABCD, जो हमें बताती हैं कि जो भी एक्सप्रेशंस इस एक्ट में यूज़ हुए हैं उनका लिटरल इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए। राइट। 2A कहता है एक्ट ऑफ अ फर्म। अ फर्म तो अपने में कुछ भी नहीं होती है, इट इज़ बेसिकली ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स। अ फर्म का एक्ट भी क्या होगा, जो पार्टनर्स का एक्ट होता है। ओके, सो an act of a firm means any act or omission by all the partners or by any partner or agent of a firm which give rise to a right enforceable by or against the firm। जितने भी पार्टनर्स हैं या कोई भी एक पार्टनर है, उसका एक ऐसा एक्ट या उसका एक ऐसा ओमिशन, वो एक्ट और ओमिशन क्या रिजल्ट करता है, इट गिव राइज टू अ राइट एनफोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। राइट। तो ये जो एक्ट और ओमिशन होता है किसी भी पार्टनर का, व्हाट इज दैट, इट इज़ एन एक्ट ऑफ अ फर्म। क्योंकि जो पार्टनर होता है वो अपनी अथॉरिटी के अंदर अगर कोई चीज़ एक्ट कर देता है, ओमिट कर देता है, तो इट इज़ अल्टीमेटली एन एक्ट एंड एन ओमिशन ऑन बिहाफ ऑफ अ फर्म ओनली। राइट। Coming to clause 2B, business. Business includes every trade, occupation and a profession. आप किसी भी ट्रेड से रिलेटेड आप एक पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर सकते हो। लॉफुल ट्रेड होना चाहिए, इलीगल ट्रेड नहीं होना चाहिए। राइट। ऑक्यूपेशन में आप कह सकते हैं टीचर्स हैं, उन्होंने एक पार्टनरशिप फॉर्म कर ली कि हम ये ऐसा कोचिंग सेंटर खोलते हैं, हम ये वाले सब्जेक्ट्स की एजुकेशन इम्पार्ट करेंगे। राइट। कोई भी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। राइट। एंड प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी होता है कि आप कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, रैंडम ऑफ प्रोफेशंस हैं, वो सब लोग दे कम टुगेदर एंड फॉर्म अ पार्टनरशिप फॉर्म। राइट। तो बिजनेस, अगर यहाँ पे कहीं भी एक वर्ड बिजनेस यूज करा है, इट इंक्लूड्स द ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड द प्रोफेशन। C कहता है प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में अगर कोई रूल्स हुए हैं, उससे वो प्रिस्क्राइब किया गया है, तो उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन रूल से रिलेटेड ही निकालना चाहिए। 2D is third party. Third party used in relation to a firm or to a partner therein means any person who is not a partner in the firm. एक पार्टनरशिप फर्म में आप पार्टनर कब बनते हो, बाय वर्चू एंड ऑफ एग्रीमेंट। आप लोग अपने राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइड करते हो, आपकी इंटेंशंस होती हैं प्रॉफिट शेयरिंग का, लॉस शेयरिंग का, एक बिजनेस से रिलेटेड। राइट। इफ़ यू हैव नॉट एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप फर्म एज अ पार्टनर, आप एग्रीमेंट में पार्टनर एज अ शो नहीं हुए हो, दैट मीन्स यू आर अ थर्ड पर्सन। राइट। 2E कहता है एक्सप्रेशंस यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू देम इन दैट एक्ट। मतलब कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन है जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट में यूज हुआ है, जो मेंशन्ड है, पर उसका मीनिंग क्या होगा वो इस एक्ट में गिवन नहीं है। तो 2E कह रहा है कि अगर उसका मीनिंग आपका पार्टनरशिप एक्ट में गिवन नहीं है, पर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गिवन है, वहाँ पे वो डिफाइन कर रखा है, तो आप उसका मीनिंग कहाँ से उठाओगे, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो मीनिंग है वही मीनिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। ठीक है। सो 3 तो इट्स नॉट टू बी रेड। लाइक नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर 2, दिस इज द नेचर ऑफ द पार्टनरशिप। वो मैंने आपको बता दिया गया है कि तो बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। दैट सेक्शन 4, partnership is a relationship between the parties who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। वो मैंने आपको जो वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट, वही सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। राइट। सेक्शन 5 कहता है पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस। फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था बाय वर्च्यू ऑफ एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट, 2 या 2 से ज़्यादा लोग
आते हैं, मिलते हैं, दे डिसाइडेड कि हम एक बिज़नेस ये स्टार्टअप करेंगे, उसमें कोई भी प्रॉफिट्स होंगे, जो भी होंगे हम शेयर करेंगे. सो इट इज़ बाय वे ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. वो कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बट देर हैज़ टू बी एन एग्रीमेंट, देर हैज़ टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट. ऐसा नहीं है कि विदाउट कॉन्ट्रैक्ट आप 4 लोग मिल के आ जाते हैं, देन यू से कि नहीं हम एक पार्टनरशिप फॉर्म है. नो. अब यहाँ पे मेंशन्ड है कि जो रिलेशनशिप है इट अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस. नॉट फ्रॉम द स्टेटस का मतलब ये हुआ है कि आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF का कॉन्सेप्ट पता होगा कि क्या होता है. सो बेसिकली HUF में क्या होता है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपका जॉइंट फैमिली का कोई बिजनेस है, राइट, तो उस फैमिली में एक बच्चा पैदा होता है. सो बाय बर्थ उस बच्चे को उस प्रॉपर्टी में राइट मिल जाता है. तो अगर HUF को हम एक पार्टनरशिप फर्म मानते तो वो बच्चा भी बाय बर्थ उसमें पार्टनर बन जाता. बट पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली कोई भी माइनर जो होता है वो कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि ये तो स्टेटस है ना. आपने एक HUF फैमिली में एक बिजनेस भी कर रहे हो, बट आप सारे लोग मिल के आपकी इंटेंशन उसको एक फर्म का डेजिग्नेशन देने की नहीं थी. आपकी इंटेंशन उसका, आपकी सोल इंटेंशन उसको शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ लॉसेस नहीं था, क्योंकि जो एसेंस होता है पार्टनरशिप का वो होता है म्यूचुअल एजेंसी. HUF में देर इज़ नो म्यूचुअल एजेंसी. सो दस जो HUF होता है या जो बुद्धिस्ट फैमिली अरेंजमेंट्स होते हैं, इनको हम पार्टनरशिप फर्म नहीं मानते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो स्टेटस देते हैं, ये बाय वे ऑफ स्टेटस आपको मिलता है, बाय वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है ये. सो दस आपको अगर एक पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करनी है तो यू हैव टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. उस कॉन्ट्रैक्ट के वर्च्यू में ही आपकी एग्जिस्टेंस को वैलिड माना जाएगा, राइट. नाउ कमिंग टू सेक्शन 6, मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप. आप एक पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है उसको डिटरमाइन कैसे करोगे. तो बेसिकली सेक्शन 6 कहता है इन ऑर्डर टू डिसाइड द एग्जिस्टेंस regard shall be had to the real relations between the parties in the sense that the partners, उन पार्टनर्स के बीच में एक रियल रिलेशन क्या था, उनका इंटेंशन क्या था. सो बेसिकली अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि 4 लोग हैं, देर आर 4 पर्सन्स, वो प्रॉफिट शेयरिंग की इंटेंशन से दे हैव स्टार्टेड अ वेंचर, राइट. और क्या हम उनके एक्ट को, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग एक्ट को क्या हम एक पार्टनरशिप फर्म कहते हैं. तो द आंसर इज नो. सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, बिकॉज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक म्यूचुअल एजेंसी. म्यूचुअल एजेंसी इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी क्या कहती है, एन एक्ट डन इन द कोर्स ऑफ अ बिजनेस ऑफ अ फर्म इज एन एक्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. आपका एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है दैट कि कोई एक ऐसा पार्टनर, कोई भी अगर एक पार्टनर कुछ करता है तो द अदर पार्टनर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्ट. उस एक्ट के बीच में जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है, शेयरिंग ऑफ लॉस होता है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बस सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के इंटेंशन से यू कैन नॉट से कि किन्हीं 4 लोगों के बीच में एक पार्टनरशिप फॉर्म हुई है. फॉर एग्जाम्पल आप किसी होटल में जाते हैं एंड देन वहाँ पे जो वेटर की सर्विस होती है, सो बाय द टाइम यू लीव यू गिव देम सम टिप, राइट. अब वो टिप जो होती है, बेसिकली बहुत सारे होटल्स में क्या होता है कि जो टिप होती है वो एक बॉक्स में कलेक्ट हो जाती है, एंड बाय द एंड ऑफ द डे वो जितनी भी टिप्स उन्हें मिली होती है वो इक्वली शेयर करते हैं, राइट. वो शेयर कर रहे होते हैं, तो वो उनकी सर्विस में, उनको सर्विस के इन रिटर्न उनको वो चीज़ मिली है, तो दैट इज़ अ प्रॉफिट टू देम. अब वो जो टिप होती है वो मैनेजर से लेके वेटर तक सब में शेयर होती है. अब यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो तो शेयर हो रहा है, तो कैन यू से कि वहाँ पे एक पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करती है? नो. सो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ नॉन कंक्लूसिव एविडेंस. सिर्फ लोग रिसीव कर रहे हैं प्रॉफिट, दैट डजंट मीन कि एग्जिस्टेंस है एक पार्टनरशिप फर्म की. देयर हैज़ टू बी अ म्यूचुअल एजेंसी, राइट. उसके बाद वो कहते हैं that the receipt of a person of share of profits of a business or a payment contingent upon the earning of the profits or varying with the profits earned by the business does not itself makes him a partner with the person carrying on the business, right.
सिमिलरली वो कहते हैं कि जो लेंडर ऑफ मनी होता है, पर्सन का एंगेज होता है। सपोज मैंने कोई एक कोचिंग सेंटर खोला है बट मेरे पास उसको सेटअप करने के लिए आई डोंट हैव मनी, तो मैंने किसी से कहा कि यार आप मुझे इतने मनी है या मुझे लेंड कर दो, तो उससे मुझे लेंड तो कर दी। डज ही बिकम अ पार्टनर इन टू माई वेंचर? नहीं, क्योंकि मैंने ही इज अ लेंडर ऑफ मनी, राइट। वो पार्टनर नहीं बन सकता, ऑल्दो उसका पैसा मैंने अपने वेंचर पे लगाया है, बट आई हैव दैट बोरोड दैट मनी। सिमिलरली जो आपके सर्वेंट होते हैं, आपके एजेंट होते हैं, ठीक है, अगर वो कोई रेम्यूनरेशन रिसीव करते हैं आपके बिजनेस के थ्रू, तो दैट डजंट मीन कि वो जो है वो एक पार्टनर बन जाते हैं आपके बिजनेस में, राइट। रेम्यूनरेशंस क्या होते हैं? बेसिकली रेम्यूनरेशंस क्या होते हैं? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ स्मॉल सैलरी। मेरे बिजनेस में मुझे कोई प्रॉफिट हुआ और किसी बंदे ने मेरे लिए थोड़ा बहुत काम किया, तो बाय फ्रॉम दैट प्रॉफिट मैं उसका एक थोड़ा सा पार्ट, एक थोड़ी सी सैलरी उस बंदे को दे देती हूँ, तो दैट इज रेम्यूनरेशंस। बट अगर किसी को रेम्यूनरेशंस मिलते हैं बट ही कैन नॉट क्लेम अ स्टेटस टू बी अ पार्टनर, ठीक है, ये हमारा सेक्शन 6 कहता है। सेक्शन 6 और क्या कहता है? सेक्शन 6 कहता है कि कोई भी विडो या चाइल्ड ऑफ अ डिसीज पार्टनर, अगर वो एन्युटी उन्हें मिल रही होती है, दे डोंट गेट द स्टेटस ऑफ द पार्टनर। सपोज एक फर्म में 3 लोग हैं, ए बी सी, राइट, और उनके बीच में जब पार्टनरशिप फॉर्म हुई थी, पार्टनरशिप फॉर्म की एग्जिस्टेंस आई थी जब, तो उस एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि अगर कोई भी पार्टनर मर जाता है तो उसके पीछे उसकी विडो या उसकी चाइल्ड को एज अ एन्युटी हम देंगे। तो सी जो है वो उसकी डेथ हो जाती है और सी की वाइफ और चाइल्ड को एन्युटी मिलती है उस पार्टनरशिप फॉर्म में, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा था। अभी उनको एन्युटी मिल रही है, तो क्या वो दे बिकम द पार्टनर? नो, क्योंकि पार्टनर्स तो ए बी सी थे और उनके एग्रीमेंट की एक प्रोविजन था कि उसकी डिसीज पार्टनर जो है उसकी वाइफ और उसके बच्चे को एक एन्युटी मिल जाएगी, राइट। तो वो क्लॉज के बेसिस पे यू कैन नॉट क्लेम दैट यू आर अ पार्टनर। Then comes by a previous owner or a part owner of a business as consideration for the sale of a goodwill of a share or a share thereof। ए बी सी डी 4 लोग हैं, उनकी एक पार्टनरशिप फर्म है, जिसमें से सी एंड डी डिसाइड करते हैं कि नहीं यार, वी आर मूविंग आउट, हमें ये बिजनेस अब आपके साथ नहीं करना है एंड वी वांट टू पार्ट आवर वेज, ठीक है। तो ए और बी उनसे क्या कहते हैं कि चलिए आप जा रहे हैं, आप एक काम करिए, जो आपका गुडविल है, जो आपका शेयर है, जो गुडविल है, वो आप हमें बेच के चले जाओ, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, अपनी जो गुडविल है वो उसको बेच दी। तो जो प्रीवियस ओनर हो गए या पार्ट ओनर हो गए, या उसने आधा पार्ट दे दिया, ठीक है। प्रीवियस ओनर मतलब पूरा पार्ट अपना देके वो पूरी गुडविल उनको ए और बी को बेच के चले गए, ठीक है। तो कोई भी प्रीवियस ओनर या कोई भी पार्ट ओनर होता है, अगर उसने अपनी गुडविल को या अपने शेयर को पार्ट ओनर कब बनता है? जब उसका सपोज उसका एक 1/4 शेयर है, वो अपना 1/4 शेयर में से हाफ शेयर बेच के जा चुका है, ही इज देयर, बट वो हाफ शेयर के लिए वो अब पार्टनर नहीं है। तो ऑल्दो वो एक पार्ट ओनर है, बट अब वो जो पार्ट उसने दे दिया गया है उसके लिए वो ओनर नहीं है, वो उसके लिए एक प्रीवियस ओनर बन गया। क्या बाय वर्च्यू ऑफ दैट अब वो उस पार्ट के लिए जो उसने बेच दिया है या जो गुडविल उसने बेच दिया उसके लिए वो अपने आप को पार्टनर का स्टेटस डिमांड कर सकता है? तो द आंसर इज नो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 6, राइट। नाउ कमिंग टू सेक्शन 7, दैट इज पार्टनरशिप एट विल। वो कहते हैं कि वेयर नो प्रोविजन इज मेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप और डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज एट विल। लाइक पार्टनरशिप बहुत सारे टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो आपका सेक्शन 8 कहता है। सपोज मेरे को एक पार्क में प्लांटेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो मेरे पास इतने इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं है, सो आई हैव आस्क्ड माय फ्रेंड कि यार विल यू हेल्प मी, तो तू मेरे साथ आजा, हम दोनों ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर लेते हैं। सो इट इज़ अ वेंचर। हमारी पार्टनरशिप तभी तक ही है जब तक वो पूरा पार्क में प्लांटेशन वगैरह सब कुछ नहीं हो जाती है, ठीक है। जैसे ही वो पार्क का सर्विस का वर्क कंप्लीट हो जाता है, आवर पार्टनरशिप फॉर्म विल कम टू एन एंड। सो ये होता है पर्टिकुलर वेंचर। किसी भी एडवेंचर के लिए, किसी भी अंडरटेकिंग के लिए आपने एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप बनाई थी, ये काम पूरा हो जाएगा, हमारी पार्टनरशिप खत्म, ये कहता है सेक्शन 8। एक होता है फिक्स टर्म के लिए पार्टनरशिप। मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है गवर्नमेंट से और मुझे सपोजिटली वो कॉन्ट्रैक्ट जो है मुझे वो 5 साल में या सपोजिटली 7 ईयर्स में मुझे वो कंप्लीट करना है। तो अगेन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, अपने कलीग्स के साथ मिलके आई फॉर्म अ पार्टनरशिप कि यार चलो 8 ईयर्स 7 ईयर्स में मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट ये कंप्लीट करके देना है गवर्नमेंट को, तो लेट्स डू इट। हम एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं 8 ईयर्स के लिए।
उसके बीच 7 ईयर्स के लिए उस 7 ईयर्स में हमारा काम अगर पूरा हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज 7 ईयर्स के बाद तो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म एंड हो ही जाएगी। तो फिक्स टर्म मतलब आपने एक अपने एग्रीमेंट में वो ड्यूरेशन मेंशन कर दी गई है कि मेरी पार्टनरशिप फॉर्म XYZ ईयर्स तक या इतने मंथ्स तक इतने टाइम तक ही रहेगी, उसके बाद मेरी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी तुम्हारे साथ, ठीक है। सेक्शन 7 क्या कहता है? पार्टनरशिप एट विल। आपने अपनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई टाइम ही नहीं दिया है, कोई ड्यूरेशन ही नहीं है, तो दैट इज इट इज एज पर द विल ऑफ द पार्टनर्स, तो दैट इज पार्टनरशिप एट विल। नाउ कमिंग टू चैप्टर 3, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। उस सेक्शन 9 कहता है जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की क्या जनरल ड्यूटी होती है? दे आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। ABCD पार्टनरशिप फॉर्म में है, तो ये ए की भी ड्यूटी है, बी की भी है, सी की भी है, डी की भी है कि कोई भी अगर डील में वो कोई भी ऐसी डील वो सेपरेटली कर रहे हैं एंड दे आर विद इन देयर अथॉरिटी, इफ दे आर एक्टिंग विद इन देयर अथॉरिटी, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि कोई भी डील अगर वो फाइनलाइज कर रहे हैं, देयर हैज़ टू बी द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज ऑफ द फर्म। आप अपना पर्सनल एडवांटेज निकालने के लिए फर्म का नुकसान नहीं कर सकते हो, आपको वही डील्स करनी है, वही काम करने हैं, वही एक्ट करने हैं, वही ओमिशंस करने हैं जिसमें फर्म का ग्रेटेस्ट एडवांटेज होना चाहिए, राइट। और जो आपकी डीलिंग, जो भी आपका एक्ट होता है, इट हैज़ टू बी जस्ट एंड फेथफुल। सारे पार्टनर्स को दे हैव टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। फ्रॉड कमिट नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, अपना सीक्रेट एडवांटेज नहीं लेना है, पर्सनल बेनिफिट्स नहीं देख रहे हैं, किसी को फेवर पर्सनल्स नहीं करने हैं, राइट। दूसरा वो कहता है टू रेंडर द ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इन्फॉर्मेशन। जो भी आप डीलिंग करते हो, कुछ भी करते हो, यू हैव टू रेंडर द फुल अकाउंट्स टू अदर। अगर दूसरा पार्टनर कह रहा है कि हाउ यू हैव डील विद इट और मुझे अकाउंट्स दिखाओ, तो यू कैन नॉट से कि नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा, right? True accounts, you have to render the true accounts and full informations of all the things affecting the firm to any partner or their legal representative. Section 10 कहता है ड्यूटी टू indemnify for loss। कोई भी एक ऐसा पार्टनर है फर्म में, उसने फ्रॉड कमिट किया है और उस फ्रॉड की वजह से कोई लॉस हुआ है। अब वो लॉस को इंडेमनीफाई कौन करेगा? वो पार्टनर करेगा जिसने वो फ्रॉड किया है, ठीक है। तो अगर ए ने कोई फ्रॉड किया है तो वो ए को ही इंडेमनीफाई करना पड़ेगा लॉस, और कोई नहीं करना। सेक्शन 11 कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट। सो हम राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात करते हैं। वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ कैसे डिटरमाइन होती है? जब आप पार्टनरशिप फर्म बनाते हो, उस फर्म कैसे बनाते हो? यू पार्टनर्स एंटर इनटू अ पार्टनरशिप बाय वर्च्यू ऑफ एन एग्रीमेंट, बाय वर्च्यू ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। वहाँ उस कॉन्ट्रैक्ट में आप मेंशन करोगे स्पेसिफिकली कि क्या होने चाहिए ड्यूटीज़, क्या होने चाहिए राइट। और ऐसा नहीं है कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ आपने आज की डेट पे बनाई है, आपकी पार्टनरशिप फर्म 10 ईयर्स के लिए है तो आप वेरी नहीं कर सकते हो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस या ड्यूटीज़ को। आप वेरी कर सकते हो, बट आपको बाकी पार्टनर्स की कंसेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 12 कहता है कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस। अब बिजनेस आप कंडक्ट कर रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए? सारे पार्टनर्स के पास राइट होता है कि ठीक है वो टू टेक पार्ट इन दी कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस। जो भी बिजनेस चल रहा है इक्वल राइट है सारे पार्टनर्स के पास कि वो उसमें पार्ट लेंगे, राइट। वो दूसरा वो कहते हैं कि एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंट्री। आपकी जितनी भी ड्यूटीज लाइबिलिटीज बनती है, यू हैव टू अटेंड देम डिलीजेंटली। आप फ्रॉड कमिट नहीं कर सकते हो, आप अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ के इग्नोरेंट होके, हाँ एक सेकेंड। Section 12, the conduct of the business, subject to the contract between the partners. As I have told you कि पार्टनरशिप फॉर्म में विद इन द पार्टनर्स एक कॉन्ट्रैक्ट होना इज़ अ मस्ट। सो उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली सारे पार्टनर्स की राइट्स, ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़ मेंशन्ड होती है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सारे पार्टनर्स के पास एक इक्वल राइट होता है टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि एक पार्टनर के पास ज़्यादा राइट है, उसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। नो, एवरी पार्टनर हैज़ अ इक्वल राइट। सेकेंडली, जो भी उनकी ड्यूटीज़ मेंशन होती है कॉन्ट्रैक्ट में, एवरी पार्टनर इज़ बाउंड टू अटेंड दोज ड्यूटी डिलीजेंटली। थर्डली, कोई भी ऐसा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ मैटर
ऑर्डिनरी मैटर अराइज होता है इन द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस, अगर उसमें कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, वो डिस्प्यूट मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स के डिसीजन पे ही डिसाइड होगा। ऐसा नहीं है कि एक पार्टनर ने कुछ कह दिया तो उसकी बात को ज़्यादा प्रेफरेंस दे के बाकियों की ओपिनियन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। नहीं, एवरी डिसीजन शैल बी टेकन अप अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। सेकेंड, thirdly, जो सारे पार्टनर्स होते हैं दे हैव द इक्वल राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। फोर्थली, सारे पार्टनर्स के पास एक इक्वल राइट होता है टू हैव एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इंस्पेक्ट जितने भी आपके अकाउंट बुक्स होती है। Now coming to section 13, mutual rights and liabilities subject to the contract between the partners। कॉन्ट्रैक्ट में अगर ड्यूटीज़ मैंशनड होती हैं तो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ भी मैंशनड होंगी। सो एज पर सेक्शन 13A, अ पार्टनर इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशंस फॉर टेकिंग पार्ट इनटू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, राइट। सेक्शन 12 कहता है कि एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू टेक पार्ट इनटू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ये आपका राइट है, बट ये सिर्फ आपका राइट है। यू कैन नॉट क्लेम रेम्यूनरेशंस। आप अगर एक किसी कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में पार्ट ले रहे हैं तो आप उसके अगेंस्ट में एक रेम्यूनरेशंस क्लेम नहीं कर सकते हो। व्हाट इज रेम्यूनरेशन? रेम्यूनरेशन इज अ पार्ट ऑफ अ सैलरी। लाइक आपके बिजनेस से कोई प्रॉफिट जनरेट होता है तो उसमें से आप कुछ पार्ट जो होता है एज अ रेम्यूनरेशंस किसी को दे देते हो। तो अगर आपने कंडक्ट ऑफ द बिजनेस से पार्ट लिया है तो आप उसका एज अ रेम्यूनरेशन फिर उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ योर राइट बट इट इज़ ऑल्सो योर ड्यूटी। 13B कहता है कि द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली इनटू द प्रॉफिट्स अर्न एंड शैल कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेस सस्टेन्ड बाय द फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स की इंटेंशन से फॉर्म नहीं होती है। जहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है वहाँ पे शेयरिंग ऑफ लॉसेस भी होना चाहिए। सो ऑल दो लॉसेस जो भी अकर होता है फर्म में, पार्टनर्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इक्वली उसको बियर करने के लिए, राइट। 13C कहता है व्हेन अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल प्रिस्क्राइब बाय हिम, सच इंटरेस्ट शैल बी पेबल ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। A, B, C, D 4 पार्टनर्स हैं, उन्होंने 10 लाख ईच अपना एक कैपिटल अमाउंट है वो सब्सक्राइब किया है फॉर्म्स के टूवर्ड्स। तो अगर वो कहते हैं कि ये जो आपका 10 लाख का अमाउंट है, आप इस पर अगर इंटरेस्ट क्लेम करते हो तो वो जो इंटरेस्ट है वो कहाँ से पे होगा? वो इंटरेस्ट शैल बी पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ से? जो आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो उसमें जो प्रॉफिट अर्न होगा उस प्रॉफिट के थ्रू ही आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा। Now coming to section 13D, a partner making for the purpose of the business any payment or advances beyond the capital he has agreed to subscribe is entitled to interest thereon at the rate of 6% per annum। A, B, C, D हैं, सबने प्रॉमिस किया है कि हम 10 लाख ईच एक कैपिटल को सब्सक्राइब करते हैं, राइट। सबने पे कर दिया, ए ने नहीं किया क्योंकि ए के पास कुछ शॉर्टेज होगी अमाउंट की, तो उसने कहा कि आई एम ओनली एबल टू पे 7 लाख रुपीज़। अब 3 लाख रुपीज़ की डेफिशिएंसी है। तो बी कहता है कि ठीक है यार, मैं अपने 10 लाख आपको मैं अपने 10 लाख तो कैपिटल सब्सक्राइब करता ही हूँ, जो 3 लाख ए के भी कम हो रहे हैं, आई पे दैट। तो बी ने क्या करा? ही प्रॉमिस टू पे बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल ही हैज एग्री तो 10 लाख के लिए करा था। अब वो ए के भी 3 लाख रुपए दे रहा है तो उसने बियॉन्ड द प्रॉमिस जो उसने पेमेंट करनी थी उसने उसके उस अमाउंट के बियॉन्ड कुछ और पेमेंट कर दी। अब उस पेमेंट पे जो से 3 लाख है उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये 13D कह रहा है। अगर पार्टनर्स के कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है कि वो इतना % पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली मिलेगा। अगर मेंशन नहीं है तो 13D कहता है कि आपको 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू सेक्शन 13E, द फर्म शैल इंडेमनीफाई अ पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट मेड एंड लाइबिलिटी इंकर्ड बाय हिम इन ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। सपोज वो किसी बिजनेस में कोई डील कर रहा है, उसमें कोई ऐसे एक्सपेंसेस आ जाते हैं जो पार्टनर को लगता है कि नहीं यार, इट हैज़ कम अंडर द ऑर्डिनरी कंडक्ट ऑफ द बिजनेस और मुझे इस प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए मुझे इस पर अगर कोई खर्चा लग रहा है तो मुझे कर देना चाहिए। आई डोंट नीड टू हैव द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, क्योंकि अभी इमीडिएटली मैं इस पर नहीं प्रॉपर्टी पे पैसा लगाऊंगा या इसको प्रिजर्व करूंगा, ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो अगर उसके बीच में कोई खर्चा आता है, कुछ आता है, तो फर्म शैल इंडेमनीफाई दैट पार्टनर।
13E2 कहता है इन डूइंग सच एक्ट इन एन इमरजेंसी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम द लॉसेस। सिमिलर जो मैंने आपको केस बताया, इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर उनको लगता है कि फर्म को लॉस होने से कुछ बचाना है आपको एंड यू पे समथिंग, तो आप जो बीइंग अ पार्टनर आपको जो पार्टनरशिप फर्म है वो इंडेमनीफाई कर देगी। 13F कहता है अ पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज टू इट बाय हिज विलफुल नेग्लेक्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अगर किसी पार्टनर के विलफुल नेग्लेक्ट से फर्म को कोई लॉस होता है तो उस केस में उस लॉस की भरपाई कौन करेगा? जिस पार्टनर की वजह से वो लॉस हुआ है वो ही फर्म को इंडेमनीफाई करेगा। Section 14 is property of the firm. So property of the firm includes all the properties, rights, interest in the property originally brought into the stock of the firm and acquired, purchased otherwise by the firm for the purpose in the course of the business of the firm and includes the goodwill of the property. तो जितनी भी properties हैं, उनके जो rights हैं और उन पे जो इंटरेस्ट क्रिएट होते हैं वो सारे क्या होते हैं? दैट शैल बी द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म एंड दैट प्रॉपर्टी में गुडविल, बिजनेस की एक गुडविल होती है वो भी इंक्लूडेड आती है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि इज द गुडविल ऑफ अ बिजनेस इज इंक्लूडेड, इज टेकन इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। सो द आंसर इज येस, द गुडविल इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। Coming to section 15, application of the property of the firm. Subject to the contract between the partners, the property shall be held and used by the partners exclusively for the purpose of the business. बिजनेस के पर्पस से ही आप वो प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो प्रॉपर्टी नहीं कर सकते हो यूज़। Coming to section 16, personal benefits earned by the partners. Subject to the contract between the partners, अगर कोई भी एक पार्टनर होता है वो प्रॉफिट डिराइव करता है फॉर हिमसेल्फ, नॉट फॉर द फर्म, उसने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करी जहाँ से उसको पर्सनल बेनिफिट हो रहा है, तो इन दैट केस दैट पार्टनर शैल अकाउंट फॉर द प्रॉफिट एंड पे इट टू द फर्म। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है इट डील्स इन सम काइंड्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द फ्रूट्स, राइट। तो एक पार्टनर क्या करता है, तो वो बहुत सारे फ्रूट्स को स्टॉक कर लेता है एक मिनिमम प्राइस में, तो मार्केट प्राइस से थोड़ा कम है, उसने क्या करा, वो स्टॉक कर लिया। सपोज उसने 100 रुपीज़ पर केजी में एक फ्रूट को स्टॉक कर लिया। नाउ आपकी फ्यूचर डीलिंग में फर्म को पड़ता है कि यार ये फ्रूट्स की बहुत स्कैरसिटी है, हम कहाँ से लाएं। तो जो पार्टनर जो स्टॉक करता है वो कहता है कि यार आई विल मैनेज इट, मैं लेके आता हूँ। तो वो क्या करता है, 100 रुपीज़ में तो उसने स्टॉक किया था, अब वो फर्म को 150 रुपीज़ में ला के देता है कि मैंने 150 रुपीज़ पर केजी में ये चीज़ अरेंज कर दी है। नाउ वो फॉर्म तो डील कर लेती है, लेकिन यहाँ पे उस पार्टनर ने 50 रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। वो 50 रुपीज़ पर केजी का प्रॉफिट जो है वो उस स्टॉकिंग पार्टनर के पास जाता है जिसने ये सब स्टॉक किया है। तो इट इज़ अ पर्सनल बेनिफिट। आप एक पार्टनरशिप फॉर्म में रह के अपने पर्सनल प्रॉफिट्स नहीं निकाल सकते हो, इन दैट केस उस पार्टनर को, फॉर्म को वो प्रॉफिट्स देने पड़ेंगे। सिमिलरली, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कैरी बीइंग अ पार्टनर इनटू अ पार्टनरशिप फर्म, उस पार्टनरशिप फर्म का अगर कोई बिजनेस है, उसका अगर आप एक कोई कंपीटिंग बिजनेस शुरू कर देते हो या सेम नेचर का बिजनेस शुरू कर देते हो, तो इन दैट केस ऑल्सो उस पार्टनर को पे करना पड़ेगा फर्म्स को ऑल द प्रॉफिट्स मेड बाय हिम इन दैट बिजनेस। बीइंग अ पार्टनर आप एक कंपीटिंग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो अपनी फर्म के अगेंस्ट में, राइट। नाउ कमिंग टू सेक्शन 17, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। तो राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होती हैं? ए कहता है आफ्टर चेंज इन ए फर्म, अगर कोई चेंज अकर होता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, तो जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ होते हैं पार्टनर के न्यूली रिकंस्ट्रक्टेड फर्म में, वो सेम होते हैं एज दे वर इमीडिएटली बिफोर द चेंज। ABCD जो है उन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म खोली, तो उन्होंने अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ को अपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया। नाउ जो D होता है, ही पार्टेड वेज फ्रॉम द फर्म, वो चला जाता है। अब D के बदले E आ जाता है, तो ये न्यूली रिकंस्ट्रक्टेड फर्म हो गई। तो जितने भी, तो 17A कहता है कि जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ आपके पहले थे अर्लियर फर्म में, वही राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ आपकी रिकंस्टिट्यूटेड फर्म में होंगे, राइट। 17B कहता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म, कोई एक ऐसी फर्म है जो फिक्स टर्म के लिए बनी है और वो अपना बिजनेस कैरी करती है, ऑल्दो एक्सपायरी हो गई है उसकी, सपोज 5 ईयर्स के लिए आपने वो फर्म बनाई, वो 5 ईयर्स पूरे हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, फिर भी आप अपना बिजनेस जो होते हो वो कैरी कर रहे होते हो। तो जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं पार्टनर्स की, इट रिमेन सेम एज दे वर बिफोर द एक्सपायरी, सो फार एज दे मे बी कंसिस्टेंट विद द इंसिडेंट्स ऑफ पार्टनरशिप एट विल।
अब आपने 5 ईयर्स के लिए करे, वो 5 ईयर्स पूरे हो गए, पर फिर भी आप वो पार्टनरशिप को ख़त्म नहीं कर रहे हो, आप अपना बिजनेस कैरी करे जा रहे हो, वही लोग हैं, वही राइट्स एंड ड्यूटीज़ आप लोग फॉलो कर रहे हो, तो उसके इंसिडेंट्स क्या हो जाते हैं, नाउ इट हैज़ बिकम अ पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल के लिए एज आई टोल्ड यू कि पार्टनरशिप एट विल का कोई टर्म फिक्स नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर डिवेंचर के लिए नहीं होता है, राइट। 17C कहता है वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग्स आर कैरिड आउट। कोई एक फर्म है, वो एक अंडरटेकिंग कर रही होती है या एक से ज़्यादा बिजनेस कर रही होती है, ठीक है, और वो क्या होता है, जो उसकी म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं of the partners in respect of the other adventure undertaking are same as those in respect of the original end. सपोज आपने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई जो एक बिजनेस में डील करती है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप 2-3 बिजनेस और खोल देते हो उसी पार्टनरशिप फर्म के थ्रू, तो म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज इट विल रिमेन सेम फॉर ऑल द बिजनेसेस बीइंग कंडक्टेड बाय दी दैट पर्टिकुलर फर्म. Now coming to chapter 4, relation of partners to the third parties. Section 18 कहता है partners to be the agent of the firm. Subject to the provision, a partner is the agent of the firm for the purpose of the business of the firm. As I told you, जो आप मैंने एलिमेंट्स पढ़ाए थे पार्टनरशिप के कि 4 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है म्यूचुअल एजेंसी. हर कोई एक के लिए पार्टनर प्रिंसिपल भी है, हर कोई एक दूसरे के लिए एजेंट भी है. आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्टनर्स. तो जो पार्टनर होते हैं वो एजेंट भी होते हैं, वो प्रिंसिपल भी हो जाते हैं. नाउ 19 सेक्शन 19 implied authority of partner as agent of the firm. Subject to the provision of section 22, the act of a firm which is done to carry on in the usual way business of the kind carried on binds the firm. तो कोई भी एक पार्टनर अगर कोई एक्ट करता है और उसने अपनी अथॉरिटी के अंदर ही वो एक्ट किया है, तो इट बाइंड्स द फर्म ऑल्सो, राइट. 19 और क्या कहता है, द अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड द फर्म कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन इज कॉल्ड द इम्प्लाइड अथॉरिटी. In the absence of any usage or custom or a trade to the contract, the implied authority of the partner does not empowers him to. अब ये जितने भी नीचे mentioned acts हैं, वो कहते हैं कि अगर आपकी implied authority भी है, ठीक है, फिर भी उन केसेस में आप कौन कौन से एक्ट नहीं कर सकते हो. फर्स्टली, सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द आर्बिट्रेशन. आपका कोई ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है, आपकी फर्म का कोई ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है, उस डिस्प्यूट को सेटल कराने के लिए आप अपनी एम्प्लॉयड अथॉरिटी लगा के उसको आर्बिट्रेशन में सेटल करवाने चले जाते हो विदाउट हैविंग द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स. यू कैन नॉट डू सो, राइट. सेकंड कहता है ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन योर ओन नेम. आप एक बैंक में अकाउंट नहीं खुलवा सकते हो इन योर ओन नेम ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. थर्ड कहता है कॉम्प्रोमाइज और रेलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ अ क्लेम बाय द फर्म. आपका डिस्प्यूट चल रहा है, आपका कोर्ट केस चल रहा है, एंड व्हाट यू डू, आप वहाँ जाके कॉम्प्रोमाइज़ कराते हो. आपको लगता है नहीं मेरी तो इम्प्लाइड अथॉरिटी है और मैं चलो ये जो भी क्लेम पे डिस्प्यूट चल रहा है इधर आई रेलिंक्विश इट या मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, ठीक है. यू कैन नॉट डू सो. विड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. ऑलरेडी आपको कोई केस चल रहा है, आप जाते हैं उसको विड्रॉ करा के आ जाते हैं. सिमिलरली आप नहीं कर सकते ये. एडमिट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म. आप जाते हैं कोई लाइबिलिटी जो आपके फर्म के अगेंस्ट लाई कर रही है, आप उसको एडमिट कराते हो. F, एक्वायर इमोरल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. आप फर्म के बिहाफ में एक इमोरल प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो अपने नाम पे. G, ट्रांसफर इमोरल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म. कोई इमोरल प्रॉपर्टी है फर्म की, आपने बिना किसी से पूछे अपनी इम्प्लाइड अथॉरिटी का एक्सटेंट दिखा के आपने वो ट्रांसफर कर दी. H, enter into a partnership on behalf of the firm. As I told you, पार्टनरशिप फर्म किसी एक और पार्टनरशिप फर्म के साथ मिलके एक नई पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकती है, क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो एक लीगल एंटिटी नहीं होती है. पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोग की ज़रूरत होती है. वो 2 से ज़्यादा लोग आर्टिफिशियल एंड नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, पर पार्टनरशिप फर्म दूसरी पार्टनरशिप फर्म के साथ मिलके पार्टनरशिप एक नई पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकती है. सो बेसिकली 19 क्लॉज 2 में जितने भी ये मेंशन्ड हैं ए से लेके एच तक, दीज आर द एक्ट्स. अगर आप अपनी इम्प्लाइड अथॉरिटी में भी कर रहे हो तो आपको ये एम्पावरमेंट नहीं है कि आप ये सारे एक्ट्स करो, राइट. सेक्शन 20 इज एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी. अब आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपने अथॉरिटीज़ मेंशन की गई हैं, वो एक्सप्रेस भी हो जाती हैं, वो इम्प्लाइड भी हो जाती हैं. अब आप उनकी एक्सटेंशन को या
उनकी इम्प्लाइड अथॉरिटी को एक्सटेंड कैसे करते हैं या रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये पार्टनर्स विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स आप एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जब आपकी पार्टनरशिप फर्म कॉन्स्टिट्यूट हुई है, जब आपने डिसाइड किया है, वही अथॉरिटी, वही लाइबिलिटीज़, वही ड्यूटीज़ हमेशा चलेंगी। नहीं, यू कैन इन अ पीरियड ऑफ टाइम आप फ्यूचर में उसको एक्सटेंड एंड रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। Notwithstanding such restriction, any act done by the partner on behalf of the firm which falls within his implied authority binds the firm, unless the person with whom he is dealing knows the restriction or does not know or believe that partner to be a partner. Any act done by a partner on behalf of the firm. पार्टनर ने एक एक्ट किया ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म जो उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में आ जाता है। अब एम्प्लॉयड अथॉरिटी में आ गया तो सेक्शन 19 कहता है कि फर्म को वो बाइंड कर देगा वो एक्ट। अब 20 कहता है अनलेस द पर्सन विद हुम ही इज डीलिंग नोज द रिस्ट्रिक्शन, अनलेस जिस पर्सन के साथ उसने वो डील किया है ही नोज द रिस्ट्रिक्शन, अगर उसको रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता है तो फर्म लाइबल बाइंड नहीं होगी। ठीक है, अगर उसको नहीं पता है इन दैट केस वो बाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने वाले को रिस्ट्रिक्शंस पता है कि नहीं यार इसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है पर इसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई है, इन स्पाइट ऑफ नोइंग दिस फैक्ट अगर फिर भी आप डील करते हो देन इन दैट केस आप फर्म को बाइंड नहीं कर सकते हैं फॉर द एक्ट ऑफ द पार्टनर। सेक्शन 21 कहता है पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। इमरजेंसी सिचुएशन में अगर पार्टनर कोई ऐसा एक्ट करता है जो ऑर्डिनरी प्रूडेंस में कोई भी इंसान करेगा, ठीक है, इन दैट केस वो वाला एक्ट फर्म को भी बाइंड करेगा। सेक्शन 22 मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड फर्म। अब आप एक फर्म को बाइंड कैसे कराते हैं? एन एक्ट और एन इंस्ट्रूमेंट डन और एग्जीक्यूटेड बाय अ पार्टनर or other person on behalf of the firm shall be done or executed in the firm name। जो भी आप एक्ट और ओमिशन करते हो वो फर्म के नाम पे अगर हुआ है तो फर्म इज लाइबल, फर्म इज बाइंड, और in any other manner expressing or implying an intention to bind the firm। राइट, नाउ कमिंग टू सेक्शन 23 इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर एडमिट कर लेता है अपॉन रिप्रेजेंटेशन कोई ऐसा कंसर्निंग अफेयर है फर्म का जिसको एक एविडेंस की स्टेज पे जाके वो एडमिट कर लेता है, इट विल एक्ट एज एन एविडेंस अगेंस्ट द फर्म इफ इट इज मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई पार्टनर किसी क्लेम को, किसी मैटर ऑफ फैक्ट को एडमिट कर लेता है, दैट एडमिशन शैल बी यूज्ड एज एन एविडेंस अगेंस्ट द फर्म। क्योंकि एडमिशन कहाँ से आया है? एडमिशन एक पार्टनर के थ्रू आया है। वो एडमिशन कब किया है? उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है, तो इन दैट केस फर्म बाइंड होएगी। नाउ कमिंग टू सेक्शन 24 नोटिस टू द पार्टनर। अगर आप किसी फर्म में कोई नोटिस देते हैं, फर्स्टली आपको तो सारे पार्टनर्स को देना चाहिए, बट बहुत सारी फर्म्स में होता है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सारे एक्टिव पार्टनर्स नहीं होते हैं, उनमें से कुछ एक्टिव भी होते हैं, कोई स्लीपिंग पार्टनर्स भी होते हैं। तो व्हाट यू डू इज़ कि हैबिचुअली जो उस बिजनेस में डील कर रहा होता है उस पार्टनरशिप फर्म में, आप उसको एक नोटिस दे देते हो, तो इट विल बी टेकन अ पैस कि वो पार्टनरशिप फर्म को नोटिस गया है, एक्सेप्ट इन अ सिचुएशन जहाँ पे आपकी इंटेंशन है फ्रॉड कमिट करने की विद द कनाइवेंस ऑफ द पार्टनर जिसको आप नोटिस दे रहे हो। इन दैट केस अगर आपने फ्रॉड कमिट करने के लिए किसी पार्टनर के साथ मिलके कोई ऐसी डील करा रहे हो जिसमें सिर्फ आप थर्ड पर्सन को या जिस पार्टनर को नोटिस दे रहे हो उसका कोई प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वहाँ पे, तो इन दैट केस उसका नोटिस एक पार्टनरशिप फर्म के नोटिस के इफेक्चुअल नहीं होगा, आपको इन दैट के सारे पार्टनर्स को नोटिस देना होगा। अदरवाइज जो हैबिचुअली डील करता है अगर आप उसको नोटिस दे रहे होते हो तो इट विल बी टेकन अ पैस कि आपने फर्म को नोटिस दिया है। नाउ कमिंग टू सेक्शन 25 लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। सारे पार्टनर्स जितने भी होते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में दे आर जॉइंटली with the other partners liable होते हैं and severally for all the act of the firm done while he is a partner। सबकी liabilities joint and several होती है। Coming to section 26 liability of the firm। Now coming to section 28 which is very important, it talks about holding out। होल्डिंग आउट मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि सपोज ABC 3 पार्टनर्स हैं एक फर्म में एंड जो D है ही इज़ द मैनेजर ऑफ द फर्म। D पार्टनर नहीं है उनकी फर्म में, D एक मैनेजर है। तो जो ABC है वो किसी थर्ड पर्सन के पास जाते हैं, सपोज X के पास जाते हैं
और वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि जो डी है ये हमारी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, और जो डी है वो भी रिफ्यूज़ नहीं करता है, वो भी चुप रहता है, या वो भी कहता है कि हाँ आई एम ऑल्सो अ पार्टनर, ऑल्दो वो सिर्फ मैनेजर होता है, वो पार्टनर नहीं होता, लेकिन डी भी रिप्रेजेंट करता है या वो अलाउ करता है ए बी सी को कि आप ऐसे बोलना कि मैं भी आपका एक पार्टनर हूँ। एंड अपॉन दैट रिप्रेजेंटेशन अ थर्ड पर्सन एक्स, वो क्या करता है, फर्म को कुछ क्रेडिट कर देता है। अब उसने क्रेडिट कर दिया, किस बेसिस पे क्रेडिट किया, बिलीविंग द फैक्ट कि जो डी है, क्योंकि वो डी को जानता था, डी के स्किल अच्छे थे कन्विंस करने के, डील करने के लिए, तो उसने डी की रिप्रेजेंटेशन में बिलीव करके फर्म को कुछ क्रेडिट कर दिया। तो इन दैट केस अगर आज कल को उनका कोई डिस्प्यूट होता है तो इन दैट केस ए बी सी लाइबल होंगे या डी भी लाइबल होगा। तो सेक्शन 28 सेज कि इस केस में ए बी सी डी चारों लाइबल होंगे और डी को एज अ पार्टनर ही लाइबल बनाया जाएगा, उसको होल्ड आउट करा जाएगा ऑल्दो ही इज अ मैनेजर, पर उसी की रिप्रेजेंटेशन में क्रेडिट किया गया है थर्ड पर्सन के थ्रू। तो इन दैट केस डी शैल बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर, ही शैल बी मेड लाइबल एज अ पार्टनर। दिस इज होल्डिंग आउट। सेक्शन 28(2) कहता है कि वेयर आफ्टर अ पार्टनर्स डेथ द बिजनेस इज कंटिन्यूड इन द ओल्ड फर्म नेम एंड द कंटिन्यूड यूज ऑफ दैट नेम ऑफ द डिसीज पार्टनर्स नेम एज अ पार्ट देयर ऑफ। ए बी सी पार्टनर्स हैं और सी मर जाता है, सी के नेम को कंटिन्यू करते हुए वो बिजनेस कंटिन्यू करते हैं। तो वो कहते हैं कि इट शिल नॉट इट शेल मेक हिज एलआर्स और हिज एस्टेट लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर हिज डेथ। जैसे ही सी मर जाता है, अगर उसके नाम से भी आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसकी प्रॉपर्टी लाइबल नहीं होती है किसी भी एक्ट ऑफ द फर्म के लिए आफ्टर हिज डेथ। नाउ कमिंग टू सेक्शन 28 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट टॉक्स अबाउट होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि सपोज ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं एक फर्म में, एंड जो डी है ही इज़ द मैनेजर ऑफ द फर्म। डी पार्टनर नहीं है उनकी फर्म में, डी एक मैनेजर है। तो जो ए बी सी है वो किसी थर्ड पर्सन के पास जाते हैं, सपोज एक्स के पास जाते हैं, और वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि जो डी है ये हमारी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, और जो डी है वो भी रिफ्यूज़ नहीं करता है, वो भी चुप रहता है, या वो भी कहता है कि हाँ आई एम ऑल्सो अ पार्टनर, ऑल्दो वो सिर्फ मैनेजर होता है, वो पार्टनर नहीं होता, लेकिन डी भी रिप्रेजेंट करता है या वो अलाउ करता है ए बी सी को कि आप ऐसे बोलना कि मैं भी आपका एक पार्टनर हूँ। एंड अपॉन दैट रिप्रेजेंटेशन अ थर्ड पर्सन एक्स, वो क्या करता है, फर्म को कुछ क्रेडिट कर देता है। अब उसने क्रेडिट कर दिया, किस बेसिस पे क्रेडिट किया, बिलीविंग द फैक्ट कि जो डी है, क्योंकि वो डी को जानता था, डी के स्किल अच्छे थे कन्विंस करने के, डील करने के लिए, तो उसने डी की रिप्रेजेंटेशन में बिलीव करके फर्म को कुछ क्रेडिट कर दिया। तो इन दैट केस अगर आज कल को उनका कोई डिस्प्यूट होता है तो इन दैट केस ए बी सी लाइबल होंगे या डी भी लाइबल होगा। तो सेक्शन 28 सेज कि इस केस में ए बी सी डी चारों लाइबल होंगे और डी को एज अ पार्टनर ही लाइबल बनाया जाएगा, उसको होल्ड आउट करा जाएगा ऑल्दो ही इज अ मैनेजर, पर उसी की रिप्रेजेंटेशन में क्रेडिट किया गया है थर्ड पर्सन के थ्रू। तो इन दैट केस डी शैल बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर, ही शैल बी मेड लाइबल एज अ पार्टनर। दिस इज होल्डिंग आउट। सेक्शन 28(2) कहता है कि वेयर आफ्टर अ पार्टनर्स डेथ द बिजनेस इज कंटिन्यूड इन द ओल्ड फर्म नेम एंड द कंटिन्यूड यूज ऑफ दैट नेम ऑफ द डिसीज पार्टनर्स नेम एज अ पार्ट देयर ऑफ। ए बी सी पार्टनर्स हैं और सी मर जाता है, सी के नेम को कंटिन्यू करते हुए वो बिजनेस कंटिन्यू करते हैं। तो वो कहते हैं कि इट शिल नॉट इट शेल मेक हिज एलआर्स और हिज एस्टेट लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर हिज डेथ। जैसे ही सी मर जाता है, अगर उसके नाम से भी आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसकी प्रॉपर्टी लाइबल नहीं होती है किसी भी एक्ट ऑफ द फर्म के लिए आफ्टर हिज डेथ। सेक्शन 29 राइट्स ऑफ ट्रांसफरी और अ पार्टनर्स इंटरेस्ट। A transfer by a partner of his interest in the firm, either absolutely or by a mortgage, by creation by him of a change of his interest, does not entitle the transferee during the continuance of the firm to interfere into the conduct of the business. 4 लोग हैं पार्टनर, उनमें से एक पार्टनर जो होता है वो अपना जो इंटरेस्ट होता है वो एब्सोल्युटली किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है, या उसको मॉर्गेज कर देता है, या अपने इंटरेस्ट में कुछ चेंज कर देता है। ठीक है, तो जो पार्टनर है वो तो ट्रांसफरर हो गया, क्योंकि वो अपना ट्रांसफ़र कर रहा है इंटरेस्ट, जिसको वो दे रहा है वो ट्रांसफ़र ही हो जाता है थर्ड पर्सन।
तो सेक्शन 29 कहता है कि ऑल्दो ट्रांसफ़र हुआ है पर जो ट्रांसफरी है वो एंटाइटल्ड नहीं है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, उस पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है उसमें इंटरफेयर करने के लिए या उनके अकाउंट्स मांगने के लिए या उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए। पर वो किस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड है? ही इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव द प्रॉफिट, जो उसको इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हुआ है बाय द ट्रांसफरर पार्टनर, उस राइट पे उसको प्रॉफिट मिलेगा, उसके लिए वो इंटरेस्टेड है। ठीक है, और वो ट्रांसफरी जो होगा वो जो अमाउंट उसको एग्री करा गया है उसको वो एक्सेप्ट करेगा। किस चीज़ के लिए लाइबल नहीं होगा? वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को नहीं मांग सकता, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, पर क्या कर सकता है? उसमें जो उसको प्रॉफिट्स मिलते हैं उसके लिए उसकी एंटाइटलमेंट हो जाती है। 29(2) कहता है इफ़ द फर्म इज़ डिसॉल्व्ड और इफ़ द ट्रांसफरिंग पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर। अब जो फर्म है वही डिसॉल्व हो गई है, या जिसको जो ट्रांसफरिंग पार्टनर है वो खुद ही पार्टनर नहीं रहा, मैंने अगर अपना राइट ट्रांसफ़र किया है तो आई एम द ट्रांसफरिंग पार्टनर, अब बस मैं उस फर्म में ट्रांसफर पार्टनर ही नहीं रही, तो इन दैट केस ट्रांसफरी किस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड होगा? द ट्रांसफर इज एंटाइटल्ड एज अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्टनर to receive the share of the asset of the firm to which the transferring partner is entitled। जो शेयर एसेट जो ट्रांसफरिंग पार्टनर का था उस चीज़ के लिए ट्रांसफरी पार्टनर एंटाइटल्ड होगा, एंड फॉर द पर्पस ऑफ असेटिंग द शेयर टू एन अकाउंट एज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। 29 का ए फर्स्ट पार्ट कहता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मांग सकते, जो ट्रांसफरी है जिसको ट्रांसफ़र किया गया है इंटरफेयर नहीं कर सकता, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मांग सकता। बट 29(2) कह रहा है कि जिसने ट्रांसफ़र किया वो खुद ही अब पार्टनर नहीं है, ये फर्म जो है वो डिसॉल्व हो गई है, अब जो उसका एसेट है जिसको वो बेचा गया इंटरेस्ट वो क्या करेगा? वो फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन वो अपने शेयर को असर्टेन कराने के लिए अकाउंट्स मांग सकता है। क्यों मांग सकता है? क्योंकि उसको जो अपना शेयर है वो असर्टेन कराना है। वो कब से मांग सकता है? फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। कमिंग टू सेक्शन 30, माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जब हमने एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़े थे तब मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी दैट अ माइनर कैन नेवर बी अ पार्टनर, अ माइनर कैन बी मेड अ बेनिफिशियरी विद द कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स बट ही कैन नेवर बी मेड अ पार्टनर। सिमिलर चीज़ सेक्शन 30 में आपकी बताई गई है कि उसको बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप के लिए एंटाइटलमेंट है बट ही कैन नेवर बी मेड अ पार्टनर। जो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होती है उसमें उसका शेयर भी होता है, वो प्रॉफिट्स ऑफ फर्म्स भी एंटाइटलमेंट होती है उसकी। ही में ऑल्सो हैव एक्सेस एंड इंस्पेक्ट द कॉपीज ऑफ अकाउंट्स। जो भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं फर्म्स के, माइनर के पास एक्सेस होता है, उसका राइट है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। सिमिलरली जो माइनर का शेयर होता है इट इज़ लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म, बट माइनर की पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है। एक पार्टनरशिप फर्म है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है तो माइनर को उसका बेनिफिशियरी बनाया गया है, तो उसका शेयर तो है प्रॉपर्टी में। तो अगर कोई फर्म का कोई ऐसा एक्ट होता है जिसमें वो थर्ड पर्सन के लिए कोई लाइबल होते हैं, वहाँ पे कोई लॉस अकर हो रहा होता है, तो अगर कोई लॉस ऐसा अकर हो रहा है तो माइनर का जो शेयर है उससे भी वो लॉस अकर जो हो रहा है उसको कॉम्पेंसेट माइनर के शेयर से भी इक्वली कर सकते हैं, जैसे हम बाकी पार्टनर्स के शेयर से करते हैं। लेकिन जैसे पार्टनर्स की एक पर्सनल लाइबिलिटी भी बनती है, लेकिन माइनर की केस में माइनर की कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। माइनर का सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉपर्टी जो होता है वो लाइबल होता है, माइनर की पर्सनल कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है। सिमिलरली जो माइनर होता है ही मे नॉट सू द पार्टनर्स फॉर द अकाउंट और पेमेंट ऑफ द शेयर, सेव व्हेन, जब वो अपने कनेक्शंस खत्म कर रहा होता है अपनी फर्म्स में, हिज शेयर शैल बी डिटरमाइंड बाय अ वैल्यूएशन मेड एज फार एज पॉसिबल इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स कंटेन इन सेक्शन 48। माइनर पर से किसी भी पार्टनर को सू नहीं कर सकता है कि मेरा इतना प्रॉफिट बन रहा था, आपने मुझे इतना दिया। लेकिन कब वो सू कर सकता है? जब अपने वो जो उसका रिलेशन है उस फर्म से उसको सिवियर कर रहा होता है, राइट? जब वो अलग हो रहा होता है, अगर वो अपने
वेज पार्ट कर रहा है पार्टनरशिप फर्म से, सो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन हिज इंटरेस्ट, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वैल्यूएशन ऑफ हिज इंटरेस्ट, देन इन दैट केस वो सू कर सकता है एज पर द रूल्स मेंशन इन सेक्शन 48, राइट। अब जैसे माइनर है वो 18 ईयर्स का जैसी होता है इट बिकम्स अ मेजर, तो जब तक वो 18 ईयर्स का है तब तक तो वो बेनिफिशियरी रहता है। आफ्टर इट अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स माइनर को 6 मंथ्स का एक टाइम दिया जाता है, एंड विद इन दैट 6 मंथ्स माइनर को डिसाइड करना होता है वेदर वो चूज कर रहा है पार्टनर बने रहने के लिए या वो अपने वेज को पार्ट करना चाहता है, वो अलग होना चाहता है, ही नो मोर इज विलिंग टू बिकम अ पार्टनर। तो वो जो 6 मंथ्स का गैप होता है उस 6 मंथ्स में माइनर को नोटिस देना होता है, पब्लिक नोटिस देना होता है, stating the fact कि whether he elects to become a partner or he elects not to become a partner, राइट। और अगर वो नोटिस देने में फेल हो जाता है, वो उस 6 मंथ्स में नोटिस नहीं दे रहा है, तो आफ्टर 6 मंथ्स ही विल बी टेकन अप कि इसने चूज किया है कि वो एज अ पार्टनर बना रहना चाहता है, right? Then it says where any person has been admitted as a minor to the benefit of the firm, the burden of proving the fact that such person had no knowledge of admission until a particular date after the expiry, जो वो असर्ट कर रहा होता है। सपोज माइनर को 6 मंथ्स का टाइम जो दिया गया है इलेक्शन का, माइनर कहता है यार मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी कि आई हैव बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स, लाइक मेरे को बेनिफिशियरी बनाया गया है, मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी और 6 मंथ्स का पीरियड भी चला गया। तो अगर माइनर ऐसा फैक्ट को एजर्ट कर रहा होता है तो बर्डन भी उसी के ऊपर होता है टू प्रूव द थिंग कि उसको कोई नॉलेज नहीं थी, राइट। वेयर सच पर्सन बिकम्स अ पार्टनर, अब ये केस क्या है कि जो माइनर है ही चूजेस टू बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर, तो क्या होगा, उसके राइट्स एंड लाइबिलिटीज होते हैं माइनर के कंटिन्यूज अप टू द डेट ऑन विच ही बिकम्स अ पार्टनर। जो उसके राइट एंड लाइबिलिटीज हैं जब तक वो पार्टनर बनता है उसके राइट एंड लाइबिलिटीज इट कंटिन्यूज एज अ पार्टनर एज अ माइनर, बट ही ऑल्सो बिकम्स पर्सनली लाइबल। अब होता क्या था कि जब तक वो माइनर था तब तक उसकी पर्सनल लाइबिलिटी तो बनती नहीं थी, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी की लाइबिलिटी बनती थी। अब जैसे ही वो चूज करता है पार्टनर बनने के लिए तो उसकी पर्सनल लाइबिलिटी भी स्टार्ट हो जाती है, और वो पर्सनल लाइबिलिटी कब से होती है, तब से नहीं होती जब से वो पार्टनर बना है, तब से होती है जब से उसको बेनिफिट्स में एंटाइटलमेंट कराया गया है, राइट। Secondly, it says his share in the property in the firm shall be the share to which he is entitled as a minor. अब उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है, उसका शेयर का डिटरमाइन कैसे होगा, तो वो कहते हैं कि जब वो माइनर था और जो उसका प्रॉफिट तब था वही उसका शेयर और प्रॉफिट सिमिलर रहेगा जब वो पार्टनर बन गया, ठीक है। नाउ इट सेज वेयर सच पर्सन इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर, अब पहले केस ऐसा था कि वो पार्टनर बन गया, अब वो 6 महीने का जो नोटिस पीरियड होता है उसमें वो कहता है कि आई डोंट वांट टू बिकम अ पार्टनर। कमिंग टू सबसेक्शन 8, जब माइनर इलेक्ट करता है नॉट टू बिकम अ पार्टनर तो उसकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होती हैं, जब तक वो 18 ईयर्स का हो जाता है उसके बाद उसको 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है टू इलेक्ट वेदर ही चूजेस टू बी अ पार्टनर और ही इज पार्टिंग हिज वेज। तो उस केस में क्या होता है कि जब तक वो नोटिस नहीं देता तब तक उसके राइट्स एंड लाइबिलिटीज एज अ माइनर ही माने जाएंगे, दैट मीन्स उसके सिर्फ शेयर ही लाइबल होते हैं, उसको पर्सन लाइबल नहीं कर सकते टिल द डे जब तक वो नोटिस नहीं देता है। सेकेंडली उसके जो भी शेयर होते हैं दे शैल नॉट बी लाइबल, जब वो नोटिस दे देता है उसके बाद उसके शेयर भी लाइबल नहीं होंगे। थर्डली वो कब सू कर सकता है पार्टनर्स को, जब वो अपने वेज पार्ट कर रहा होता है तो उसकी वैल्यूएशन जो उसका शेयर होता है उसकी वैल्यूएशन के लिए ही कैन सू द पार्टनर्स। नाउ कमिंग टू सबसेक्शन 9, इट इज़ रिटन कि जो सबसेक्शन 7 एंड 8 में गिवन है इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ होल्डिंग आउट, दैट इज सेक्शन 28। होल्डिंग आउट में जो भी मेंशन्ड है इट इज़ नॉट टू बी इनअफेक्टेड बाय वर्च्यू ऑफ सबसेक्शन 7 and 8 of section 30. So with this we are done from section 1 to section 30 of the Indian Partnership Act. If you have any query or a doubt, do write it on the comment box. Thank you.